हेलो फ्रेंड्स, आई एम किशन बाराय फ्रॉम बाराय ओवरसीज। और आज का हमारा टॉपिक है वो है लीगल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर। राइट, इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि सबसे पहले एक्सपोर्टर को सप्लायर के साथ एग्रीमेंट करना पड़ता है, और यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि डील करने से पहले एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में क्या टर्म्स और कंडीशंस तय होती है और उनका एग्रीमेंट कैसे बनता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको की नोट्स बता देना चाहता हूं कि लीगल एग्रीमेंट फॉरेन बायर के साथ प्रैक्टिकली तभी पॉसिबल है, मतलब इसका वैल्यू है जब डील कोई बड़ा हो। राइट, ये छोटा 1-2-4 लाख का डील में इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई वैल्यू नहीं बन पाएगा। क्यों मैं कह रहा हूं दोस्तों, इसके पीछे को जो ज्यूरिसडिक्शन रखना पड़ेगा वो फॉरेन का रखना पड़ेगा। अब नॉर्मली हमने प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट में क्या देखा कि हमने ज्यूरिसडिक्शन इंडिया का प्लेस रखा, राइट, इंडियन कोर्ट रखा। अब यहां पर हमको फॉरेन का कोर्ट रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में इंडियन कोर्ट रखते हो तो आप देखिए कि क्या केस फाइट करने के लिए वो फॉरेन से इधर आएंगे बायर। राइट, आपको पता है कितने बड़े बड़े उद्योगपति फॉरेन चले गए हैं और उनको वापस लाना बहुत मुश्किल होता है, वो भी बहुत बड़े लेवल के। तो जो छोटे छोटे लेवल का है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, बहुत सारे चले गए, राइट, वो वापस आए नहीं और उनको लाना भी बहुत मुश्किल है। तो आप समझ लीजिए कि बायर आपके साथ चीटिंग करता है, वो फॉरेन कंट्री में है, कोर्ट यहाँ का उनको बुलाएगा, राइट, वो नहीं आएगा तो आपका केस, आपका रिकवरी बहुत डिले होने वाला है। राइट, तो अब जो है नॉर्मली क्या कोशिश करते हैं हम कि हम किसी इंडियन पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। राइट, तो जैसे हम कोई इंडियन पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां पर केस फाइट करना भी थोड़ा इजी है, वो इंडिया में प्रेजेंट है तो उनके अगेंस्ट एक्शन लेना आसान बनता है, उससे रिकवरी लेना क्विकर वे में पॉसिबल बन सकता है। इसलिए ज्यूरिसडिक्शन हमको उनकी कंट्री का रखना पड़ेगा जब हम विदेश में व्यापार कर रहे हैं, तभी ये ज्यादा आपका स्ट्रांग बन पाएगा, वरना इसकी कोई वैल्यू नहीं बन पाएगी। राइट, आप देख रहे हैं कि छोटे स्टार्टअप्स विदाउट एग्रीमेंट ही डील कर रहे हैं बहुत सारे। उसका मेन रीजन ही ये है क्योंकि ओवरसीज ज्यूरिसडिक्शन के खर्चे भी बहुत ज्यादा होते हैं। राइट, तो आप जो है पहले ये समझो कि आप डील कितने वैल्यू का कर रहे हो, कितने डॉलर का आपका है, और फॉरेन कंट्री के ज्यूरिसडिक्शन के बेसिक खर्चे आप अफोर्ड कर पाओगे क्या। राइट, आप ये भी थोड़ा जान लो क्योंकि बेसिकली वकील का खर्चा इंडिया में बहुत सस्ता है और फॉरेन कंट्री में ये लाखों से शुरुआत होता है। बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, मीडियम लेवल के वकील भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो आप समझिए कि आपका 2-4 लाख रुपया फंस गया है और उसको निकालने के लिए आपको 2-4 लाख का खर्चा हो रहा है, तो नहीं कर पाओगे ना आप। राइट, तो पहला आप ये एक एनालाइज करो कि आपका डील का टोटल वैल्यू कितना हो रहा है, और फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन में अगर केस आप करोगे या ऐसी नौबत आई कि फॉरेन में केस आपको करना पड़े क्योंकि वहां पर बायर का घर है, ऑफिस है या प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो वहां का रेसिडेंट है, राइट, तो वहां पर ये ज्यूरिसडिक्शन हमको रखना पड़ेगा, तभी जाके हमारा क्विकली रिकवरी हो सकता है। राइट, तो उनके खर्चे जानने के लिए आप थोड़ा गूगल रिसर्च करिए, वहां के लॉयर है, अटर्नी है, राइट, ये सब लोगों को आप सर्च करिए। अगर आप यूरोपियन कंट्री में कर रहे हैं तो बैरिस्टर होता है। बैरिस्टर इज नथिंग बट जिन्होंने यूरोपियन कंट्री से पढ़ाई की है, राइट, वो बैरिस्टर उनको बोला जाता है। तो ऐसा कीवर्ड आप गूगल सर्च करिए, राइट, लॉयर, एडवोकेट, ऐसा, और आप थोड़ा उनको ईमेल करिए, अप्रोच करने का कोशिश कीजिए। जब आप बहुत बड़ा डील कर रहे हो, एग्रीमेंट बना रहे हो, तो आप उनको बताइए कि देखिए अगर ये मेरा बायर पैसा नहीं देता है और मैं आपके पास फॉर्मेलिटी के लिए आ रहा हूं तो कितना मेरा बेसिकली खर्चा रहेगा। तो आप 10-20 लोगों को अप्रोच करोगे, मेल करोगे, तो उसमें से आपको 2-4 लोग एटलीस्ट अच्छा रिस्पॉन्स आपको देंगे और आपको एक रफ आइडिया आएगा कि इतना मुझे फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन का खर्चा होगा। राइट, और ये जब आप बेरेबल स्थिति में है तभी आप ये आपके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये स्ट्रॉन्ग बन पाएगा।
राइट, जब आपकी कैपेसिटी टू फाइट होगी फाइनेंशियली फॉरेन कंट्री में, जो फॉरेन कंट्री के कोर्ट्स में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां पर हम नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम इंडियन टेरिटरी में काम नहीं कर रहे, हमारा इंडियन कोर्ट में इतना कुछ लेना देना नहीं है, राइट, एक्सपोर्ट के लिए हम फॉरेन कोर्ट में जाके लड़ने का यहां पर बात कर रहे हैं, जिससे हमारी क्विकली रिकवरी हो पाए। तो फॉरेन कोर्ट्स जो है वो क्विकर माने जाते हैं, तेज माने जाते हैं, वहां पर जल्दी से सॉल्यूशन भी होता है। तो वो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर का कुछ वैलिडिटी उनका नहीं है, वो इंडिया के लिए है, ठीक है। तो हम एग्रीमेंट कैसे बनाएंगे? तो एग्रीमेंट हमारा सिंपल होगा, मतलब हमारा एग्रीमेंट एक वर्ड फाइल में हम पहले बनाएंगे, ठीक है। वर्ड फाइल में हमारा सिग्नेचर और स्टैम्प होगा, ठीक है। वो हम सेंड करेंगे बायर को, और बायर जो है अपना सिग्नेचर स्टैम्प उसमें लगा के वो हमको वापस ईमेल करेगा, यानी कि ईमेल में ही हो जाएगा, राइट। आपको अलग से कोई विभाग में जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि देयर इज एन इंस्टीट्यूट, राइट, विच इज एन ICC, राइट, वो है इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स। ये भी मीडिएटर रह सकती है, राइट। उनका भी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंटरनेशनल सेल्स ऑफ गुड्स का प्रावधान है, राइट, और वो भी एक मीडिएटर रह के आपका हेल्प आउट कर सकती है, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर सकती है, ताकि कल सवेरे कहीं कोर्ट में जाने का बात आए तो वो चीज़ में हेल्पफुल हो पाए। लेकिन दोस्तों, ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस है, राइट, वो ऑलमोस्ट सिमिलर सा रहता है, क्योंकि आप जब लॉयर के पास जाएंगे, लॉयर आपको जो सलाह देंगे, राइट, तो वही आपको फॉलो करनी होती है। तो अल्टीमेटली ICC इज ऑल्सो गोइंग टू डू दैट दे आर गोइंग टू प्रोवाइड सम एक्सपर्टीज लॉयर, राइट, हु कैन हेल्प यू टू फाइट द केस। तो जो लॉयर है वो यही बताते हैं कि अगर आप बहुत बड़ा डील कर रहे हो, आप लाखों करोड़ों का ट्रेड कर रहे हो, तो बेहतर है कि आप हमारी कंट्री में आओ। वो बुलाते हैं, चाहे दुबई हो, US हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अच्छे लॉयर यही सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पर आप आओ, यहाँ का जो भी फॉर्मेलिटी है, यहाँ का जो भी जुडिशियल ऑफिशियल पेपर होता है, उसमें आप एग्रीमेंट करो, बायर को मेरे सामने बिठाओ और एग्रीमेंट करो, और ऐसे बताता है कि मैं देख लूंगा, कोई भी सिचुएशन होगा मैं आपके लिए फाइट करूंगा, राइट। देन ऑल द बिग डील्स, चाहे आप अगर स्टडी करोगे बड़ी कंपनी की, तो वो इसी तरीके से करते हैं, राइट, कि वो फॉरेन लॉयर्स के पास जाते हैं, बायर भी वहां पर बैठता है जो उनकी कंट्री का ही है, राइट, और वहां पर जो है अब लॉयर के रिव्यूज अच्छे गूगल में स्टडी कर सकते हो। जैसे आप लॉयर इन ऑस्ट्रेलिया करोगे, काफी ऑप्शन आएंगे, लॉयर इन कनाडा करोगे, देयर आर सो मेनी ऑप्शन, यू विल गेट सो मेनी रिव्यूज, राइट। आप उनको चेक कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। उनका भी वेरिफिकेशन एम्बेसी से हो जाता है, एम्बेसी से आप पूछ सकते हो, वो भी आपको जुडिशियल हेल्प देते हैं, लॉयर का कॉन्टेक्स्ट देते हैं, उनको भी आप कॉल कर सकते हो, राइट। तो अगर आप उसमें एफर्ट करोगे तो आपको काफी ऐसे लॉयर मिल जाएंगे जो आपको एक सलाह देंगे कि आप इधर आओ कंट्री में, राइट, और आप यहां पर सामने बायर को बिठा के एग्रीमेंट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर नहीं भी जा सकते, इस कोविड के टाइम में आपको पता है दोस्तों, जहां पर अभी लोग थर्ड वेव की भी बात कर रहे हैं, थर्ड वेव का भी लोग बता रहे हैं, तो इसी कंडीशन में, राइट, ओवरसीज आना जाना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ऐसे कंडीशन में भी, राइट, देयर आर दी वेज कि जहां पर आप अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने घर पे, और उससे भी आप जुडिशियल फाइट कर सकते हो। यहां पर नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर का वैल्यू नहीं है। सिंपल से आप जाना चाहते हो तो या तो वो आपको एग्रीमेंट भेजे जिसमें साइन स्टैम्प है, अगर आप उसमें एग्री हो तो साइन स्टैम्प करके वापस भेज दो, राइट। और अगर आप एग्रीमेंट बना रहे हो तो आप एग्रीमेंट बनाओ, अपना साइन स्टैम्प करो, उनको मेल भेजो और मेल से सिग्नेचर स्टैम्प उनके ले लो। तो बेसिकली आपके घर बैठे ही आपका एग्रीमेंट तैयार हो जाएगा। जैसे परचेस ऑर्डर और प्रोफॉर्मा सारी चीजें तैयार होती है घर बैठे बैठे कंप्यूटर में, ये भी तैयार आपका हो जाए। तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है इसमें कि हमको क्रेडिट इंश्योरेंस लेना है, राइट। हमको केवल ये एग्रीमेंट के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, राइट। डील में क्रेडिट इंश्योरेंस आप लो, चाहे गवर्नमेंट का लेना हो तो गवर्नमेंट का ECGC ले लो,
प्राइवेट में आपको जाना है तो प्राइवेट के भी काफी ऑप्शन है, जैसे कोफास है, टाटा का है, वो भी क्रेडिट इंश्योरेंस देते हैं। तो आप जान लीजिए, उनके टर्म समझ लीजिए, एजेंसीज को कॉल कर लीजिए और क्रेडिट इंश्योरेंस लीजिए। राइट, क्रेडिट इंश्योरेंस लेने के लिए आपको परचेस ऑर्डर काफी है नॉर्मली, राइट, उससे ज्यादा वो कुछ रिक्वायर नहीं करते हैं। बाकी का आपका बेसिक केवाईसी होता है, राइट, और आप अपने परचेस ऑर्डर से क्रेडिट इंश्योरेंस नॉर्मली निकाल सकते हैं, क्योंकि परचेस ऑर्डर में बायर का डिटेल्स, उसका बैंक डिटेल्स सब कुछ होता है। ठीक है, तो वो वेरीफाई अपनी एंड से करके क्रेडिट इंश्योरेंस इश्यू करते हैं। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट आपको तभी ही यूजफुल है जब आपका नॉन एलसी टर्म्स है, क्योंकि एलसी में ऑलरेडी आपका एक ड्राफ्ट बनता है जो बैंक जिसमें बीच में रहता है, राइट, जिसमें हमने 1 to 20 वीडियो सीरीज में बताया है। तो इन एलसी, राइट, यू आर डूइंग ऑलरेडी एन कॉन्ट्रैक्ट विया बैंक। ठीक है, तो उसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एलसी जैसे ही बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे, राइट। तो ये नॉन एलसी, जैसे आप खास करके डीपी है, डीए है, ऐसे टर्म्स में ट्रेड करते हो तो आप ये यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मुख्य एजेंडा है इस एग्रीमेंट को लेके, राइट, खास करके स्टार्टअप को ध्यान में रख के बनाया गया है। ये इसमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इंक्लूड हो जाना चाहिए, एनओसी। दोस्तों, एनओसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरे 1 to 20 वीडियो सीरीज देखे हैं तो उसमें मैंने बार बार बात की है कि आप बायर से पीओ ले रहे हो तो साथ में एनओसी लो, साथ में एनओसी लो, बायर से एनओसी मंगवाओ। ठीक है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि एनओसी हमारा ये परचेस सेल्स एग्रीमेंट है उसमें ही इंटीग्रेट हो जाए। अब देखिए दोस्तों, ध्यान ये रखने की बात है कि इसमें इंटीग्रेट प्रॉपरली होना चाहिए, राइट। बहुत सारे ऐसे केस मेरे पास आ गए अलग अलग लोगों के द्वारा कि जिसमें एनओसी का इंटीग्रेशन प्रॉपरली नहीं है, एनओसी के क्लॉज डाले हैं लेकिन इंटीग्रेशन प्रॉपर नहीं है, जिसके कारण उनको इश्यू हुआ। वो मैं आपको आगे ड्राफ्ट में समझा रहा हूं कि कैसे होना चाहिए और क्या इश्यू हुआ था उनको, राइट, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा, पेमेंट सिक्योरिटी। पेमेंट सिक्योरिटी तो ऑब्वियसली दोस्तों हम ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा पेमेंट सिक्योरिटी हो। और तीसरा जो है, राइट, हमारा एजेंडा है वो है डील मिरर बन जाइए। डील मिरर यानी कि एक आईना जिसमें पूरा का पूरा हमारा डील हमको दिखाई दे, राइट। ऑल की पॉइंट्स अबाउट ट्रेड मस्ट बी इंक्लूडेड, राइट, कि जो भी आप कम्युनिकेशन किए, व्हाट्सएप से किए, कॉल से किए, राइट, वो ठीक है, लेकिन आपका ऑन पेपर सारे मुद्दे उसमें होने चाहिए, राइट। ये एक डील मिरर बनना चाहिए हमारा एग्रीमेंट। तो ये भी हमारा प्रयास है और ये हम आगे करेंगे। तो ये 3 मेन हमारे एग्रीमेंट के एजेंडा हुआ। देखिए दोस्तों, सेल्स एग्रीमेंट यहाँ पर हमारे पास हाजिर है। और ये दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सेल्स एग्रीमेंट काफी मेहनत के बाद बना है। बहुत सारे सेल्स एग्रीमेंट मेरे पास आए, उसमें स्टडी किया, उसमें मैंने काफी लोगों को इनपुट्स मेरे दिए कि ये भी लगाओ, ये भी लगाओ, स्टार्टअप के लिए ये भी जरूरी है, राइट, वो भी जरूरी है, बहुत सारे पॉइंट्स। वकील की भी सलाह ली गई है, वकील के काफी इनपुट्स है इसमें, राइट। और फाइनली ये ड्राफ्ट तक हम पहुंचे हैं। ये पहली बार दोस्तों YouTube में इतना डिटेल स्ट्रक्चर ड्राफ्ट आ रहा है एक्सपोर्टर इंपोर्टर के लिए। इतनी डिटेलिंग आप चेक कर सकते हो, अभी तक किसी भी YouTube में नहीं आई हुई है, ना तो गूगल में अवेलेबल है। ये पहली बार हम इसमें इनपुट कर रहे हैं और उम्मीद है दोस्तों कि आप इसको समझेंगे और आपको अच्छा लगेगा और आपको ये काफी काम आएगा। हमारे काफी एक्सपीरियंस इसमें डाले गए हैं जो आगे मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, राइट। अब इसके फॉन्ट जो है थोड़े बड़े कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा दिखाई दे और हम शुरू करते हैं। तो सेल्स एग्रीमेंट, इसका नाम आप सेल्स एग्रीमेंट दे सकते हो, परचेज सेल्स एग्रीमेंट दे सकते हो, राइट। इसी तरीके का आप नेम दे सकते हो, या एग्रीमेंट बिटवीन एक्सपोर्टर इंपोर्टर ऐसा भी है, राइट। तो सेल्स एग्रीमेंट, दिस सेल्स एग्रीमेंट जिसको हम कहेंगे दी एग्रीमेंट, ठीक है, इज एंटर्ड
इनटू एज ऑफ दिस डेट, यहां पर 2021, ठीक है। तो यहां पर आप अपना जो भी डेट है वो डाल सकते हैं और वो आपका जो हो जाएगा दैट वुड बी द इफेक्टिव डेट। ये महीना जो है हमारा वो जून चल रहा है, तो यहां पर मैं जून ही डाल देता हूं, ठीक है, ओके। और ये डेट है दैट इज द 19th, राइट, जो आज का डे है, तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 19 जून 2021, ओके। So agreements entered into as of तो ये दोस्तों हो गया 19 जून 2021 हमारा इफेक्टिव डेट। दोस्तों आगे देखते हैं, बाय एंड बिटवीन, यहां पर नेम ऑफ एक्सपोर्टर आएगा, राइट, और उनका कंपनी हैविंग इट्स रजिस्टर एड्रेस, राइट, एड्रेस आएगा, आईईसी कोड, और ये दी एक्सपोर्टर है। अब यहां पर दोस्तों आगे चीज इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे हम, विच एक्सप्रेशन शैल बी डीम्ड to mean and include its hires, successors, administrators and permitted assigns। दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर एक्सपोर्टर ने आपको माल एक्सपोर्ट किया है, राइट, और अभी भी आपने पेमेंट नहीं दिया क्योंकि आपने अभी शायद डील किया होगा एलसी में या डीपी में या डीए में, तो नॉर्मली दोस्तों ऐसे केस में क्या होता है कि एक्सपोर्टर डॉक्यूमेंट्स भेजता है, फॉरेन बैंक में जाता है और फॉरेन बैंक में डॉक्यूमेंट्स उठा के पार्टी पैसा देता है अपना यूजेंस पीरियड के खत्म होने से पहले, या फिर डीपी में डॉक्यूमेंट्स उठाता है उस टाइम पे, एलसीएड साइट पे भी डॉक्यूमेंट उठाता है उस टाइम पे फंड्स रिलीज होता है। अगर कोई भी ऐसा स्थिति हुआ, राइट, खास करके डीपीडीए के ट्रांजेक्शन्स में, कि बायर को पता चला कि एक्सपोर्टर तो मर गया है, वो एक्सपायर हो चुका है, और एक्सपोर्टर की कंपनी तो प्रोपराइटर थी, तो प्रोपराइटर का क्या होता है दोस्तों, इंडिविजुअल कंपनी का अस्तित्व खत्म हो जाता है जब प्रोपराइटर का अस्तित्व खत्म होता है। तो ये क्लॉज दोस्तों हमने क्यों लगाया, क्योंकि ऐसे केस हमारे पास आए और वाइफ ने मतलब बहुत परेशान थे वो, उनके हस्बैंड ने एक्सपोर्ट किया था मेडागास्कर में, और प्रॉब्लम ये हुआ कि पार्टी उनको पैसा दे रही थी, राइट, थोड़े पुराने पार्टी थे उनके लिए, लेकिन जैसे ही पता चला कि उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो मेडागास्कर की पार्टी ने पैसा स्टॉप कर दिया, राइट, क्योंकि मेडागास्कर वाली पार्टी जानती है कि वो प्रोपराइटर था और प्रोपराइटर का अस्तित्व खत्म हो गया, वो कोविड के कारण चले गए, तो अब उनको घर में फंड्स ये बायर नहीं दे रहे हैं, राइट, क्योंकि प्रोपराइटर खत्म हो गया। तो अगर ये एग्रीमेंट करा लेते, राइट, तो बायर को पैसा देना पड़ता, क्योंकि आगे हमने लिखा है कि अगर एक्सपोर्टर का कंपनी प्रोपराइटर भी है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, स्टार्टअप बच्चे का कंपनी प्रोपराइटर होता है, क्योंकि वो ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकते प्राइवेट लिमिटेड में जाने के लिए या एलएलपी में जाने के लिए, राइट, तो प्रोपराइटर वाले जो खास करके बच्चे बहुत सारे होते हैं, राइट, तो इनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी कारणवश वो नहीं रहे तो उनके जो हायर्स है, उनके सक्सेसर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, या कि वो किसी के साथ विल करके गए हैं, जनरली हिंदू है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के मुताबिक अगर वो विल भी नहीं किए हैं तो फिर भी उनके परिवार वालों को उनकी संपत्ति दी जाती है, उनकी एक छोटी सी प्रोसेस करके, राइट। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि एवरी टाइम हर कोई विल लिख के जाए, ठीक है।
तो ऐसा ही सबका सक्सेशन एक्ट होता है। तो इससे क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी का मकान है, राइट, और वो एक्सपायर हो गए तो मकान उनके परिवार वालों को ही मिलता है। वैसे ही जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपके हक के पैसे, राइट, आपके परिवार को ही मिलना चाहिए। फिर ऐसा कोई ना कह दे मार्केट में कि अब तो प्रोपराइटर रहा ही नहीं, प्रोपराइटर कंपनी नहीं रहा तो मेरी लायबिलिटी नहीं रहेगी, राइट। सो एट प्रेजेंट वी आर फाइटिंग द केस, राइट। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो है मेडागास्कर से फंड लाएं, लेकिन जब हमने वकील से अप्रोच किया काफ़ी सारा तो हमको वकील की तरफ से सजेशन मिला कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट जो है अगर आप करा लेते हो या बच्चे करा लेते हैं, राइट, देन इट वुड बी मोर यूजफुल फॉर देम टू फाइट द केस फर्दर, राइट। इसलिए ये मुद्दा जो है ये अनुभव से आता है दोस्तों। ये नॉर्मली कोई आपको सीधा कोचिंग में नहीं बता पाएगा जब तक ये एक्सपीरियंस नहीं होता। तो बहुत अनुभव हुए हैं, बहुत ठोकर खाई है, बहुत सारी चीज़ें सीखी है। रोज रोज एक्सपोर्ट इंपोर्ट में नया नया आता रहता है। वैसे किसी भी फील्ड में यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग द थिंग्स, राइट। ज़माना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमको समझनी, अप्लाई करनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों मैं ये आपके लिए वीडियो ये लेके आ रहा हूँ। फिर जो है, राइट, इंपोर्टर है। अब इंपोर्टर कौन है कि a company is having its registered address at address, the importer which expression shall be deemed to mean as his include। देखिए दोस्तों, हमने इंपोर्टर को भी ऐसा और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा, अगर हम चाहते कि हम खुद का फायदा देखें और बायर का फायदा ना देखें, ऐसा भी नहीं है। हम चाहते तो ये इंपोर्टर में क्लॉज नहीं लिख सकते थे, क्योंकि इंपोर्टर की भी काफ़ी सारी प्रोप्राइटरी फर्म होती है, राइट। लेकिन हमने ये भी लिखा कि इस कोरोना के टाइम में या किसी के भी टाइम में, राइट, अगर इंपोर्टर नहीं रहता है तो हम उसके आगे के उत्तराधिकारी जो भी उनके सक्सेसर है, राइट, उनके एडमिनिस्ट्रेटर, उनके असाइन जो भी इंपोर्टर ने असाइन किया है या जो भी कायदा कानून के अंतर्गत उनका परिवार तक हम उसका पैसा पहुंचाएंगे, राइट। आई मीन कि ये वो इंपोर्टर है तो यहाँ पर हमको प्रोडक्ट पहुंचाना है, तो हम हमारा प्रोडक्ट पहुंचाने का जो जवाबदारी है, राइट, वो हम जरूर करेंगे, चाहे इंपोर्टर बीच में चला भी गया, राइट। अगर वो उनकी ऑब्लिगेशन फुलफिल करता है, वो हमारे फंड्स देता है, हमारा जवाबदारी है कि हम उसके प्रोडक्ट कैसे भी करके पहुंचाए। हम प्रोडक्ट खा नहीं जाना चाहते, राइट। हम प्रोडक्ट उनको देना चाहते हैं ताकि कल सवेरे वो प्रोडक्ट को सेल करके उनका परिवार और इंपोर्टर खुश रहे, राइट। तो हमने इंपोर्टर का भी कॉन्ट्रैक्ट में ध्यान रखा है, हमने वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट की कभी बात नहीं की, राइट। दोनों के पक्ष में कॉन्ट्रैक्ट अच्छा होना चाहिए, ये हमेशा हमारा सोच रहा है। फर्दर, whereas exporter deals मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाइंग एंड एक्सपोर्टिंग, और यहाँ पर एक्सपोर्टर का बिजनेस आएगा, ठीक है, कौन से प्रोडक्ट्स क्या, और यहाँ पर इंपोर्टर का बिजनेस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो आता है पॉइंट सी, द इंपोर्टर डिजायर टू इंपोर्ट सर्टेन प्रोडक्ट्स डिस्क्राइब बिलो फ्रॉम द एक्सपोर्टर and the exporter is willing to export the products at the price and terms set in the purchase order with reference number, right। तो पीओ का जो नंबर है, पीओ नंबर है, राइट, ये यहाँ पर आपको खास करके लिखना है, क्योंकि आपको हर कोई चीज़, राइट, आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिख सकते। बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं, राइट, क्योंकि मैंने देखे हैं बहुत सारे परचेस ऑर्डर 50-50 पेज के भी होते हैं, राइट, जिसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के छोटे छोटे पैरामीटर्स लिखे गए हैं, राइट। तो अननेसेसरी कॉन्ट्रैक्ट को आपको 50 पेज का बनाने का ज़रूरत नहीं है, राइट। सिर्फ इतना लिख दो कि जो परचेस ऑर्डर नंबर है, ये रेफरेंस नंबर का, ये चीज़ को फॉलो किया जाए, राइट, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के द्वारा, ठीक है। लेकिन हम ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि परचेस ऑर्डर में आप ऐसी टर्म्स नहीं लिख सकते जो मैंने ऊपर की बताई आपको, ठीक है, जो हमने डिस्कस की, ऐसी तो नहीं हो सकती। इसलिए हम आगे वही टर्म्स हम मेंशन में करने जा रहा हूं, जो परचेस ऑर्डर की भी एक अपनी सीमाएं हैं,
राइट, जो उसमें कवर नहीं हो सकता इसमें हम इधर कवर करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट एक फुल फ्लेज बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए साबित हो. नाउ therefore in consideration of the promises and the other covenants and condition contained herein and for other goods and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged, the parties therefore agree to follow. सिंपल दोस्तों, ये टेक्निकल लैंग्वेज है, बस आगे इसमें इतना बताया गया है कि आगे के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो एक दूसरे को मंजूर है और वो फॉलो किए जाएंगे. राइट, अब बात शुरू होती है पर्पस से. पर्पस पॉइंट 1.1, इंपोर्टर वांट्स टू परचेस एंड एक्सपोर्टर एग्रीज टू सेल. राइट, सिंपल सी बात है, इंपोर्टर खरीदना चाहता है, एक्सपोर्टर जो है सेल करना चाहता है. कितनी क्वांटिटी, टन्स, कौन सा प्रोडक्ट, ठीक है, एट द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन हियर सेट फॉर्थ. हालांकि आपने पीओ में लिखा है लेकिन फिर भी खास करके कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यूएशन होनी जरूरी है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर टन यहाँ पर लिख लीजिए. राइट, और टोटल इनवॉइस वैल्यू यहाँ पर आप लिख लीजिए. ठीक है, ये जरूरी है एटलीस्ट कि कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यू हो. सिर्फ ऐसा नहीं कि पीओ में दे दिया. इसका आपको फायदा मिलेगा जब आप इसको कोर्ट में लेके जाएंगे तो एवरी टाइम उनको पीओ देखना पड़ेगा. दैट वुड नॉट लुक सीम्स टू बी गुड. राइट, इसलिए आप इसमें एटलीस्ट ये वैल्यू इनवॉइस का लिखिए. आगे भी इंपॉर्टेंट चीज है वो हम इसमें मेंशन करेंगे. द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस शैल बी, राइट, यहाँ पर इनको टर्म्स लिखना है. तो क्या डील एफओबी में है, सीएफआर में है, सीआईएफ में है, ये भी लिखना बहुत जरूरी है. 1.3, importer agrees to and will sign and send back the NOC attached in Exhibit A attached here to. अब यहाँ पर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है एनओसी को लेके. राइट, बहुत सारी जगह पे लोग अलग अलग इंस्टीट्यूट में लोग पढ़ के हमारे पास आते हैं और फिर बताते हैं कि सर जो है हमने ये तरीके का काम किया है, अब हमको ये चीज़ में प्रॉब्लम है, अब हाँ ये चीज़ में हमको हेल्प करो, फिर हमसे जुड़ते हैं. राइट, तो ऐसे कुछ केसेस मेरे सामने मैंने देखे. तो बहुत सारी जगह पे एनओसी को पीओ से या तो अटैच रखते हैं. तो बहुत सारी जगह पे दोस्तों मैंने देखा कि एनओसी जो है वो इसमें ही इंक्लूड कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, यहाँ पर क्लॉज लिख देते हैं. लेकिन दोस्तों दिक्कत ये है कि अगर आप सारे क्लॉज यहाँ पर लिख दोगे और मान लीजिए कि एनओसी का आपको प्रैक्टिकल उपयोग करने का आया, राइट, अगर आपको गुड्स रिटर्न लेना पड़ा, अगर आपको दूसरे को सेल करना पड़ा, शिपिंग लाइन से आपको जो है गुड्स को डिस्ट्रॉय कराना पड़ा, इस केस में राइट होगा क्या कि आपका कॉन्ट्रैक्ट शिपिंग लाइन रीड नहीं करेंगे पूरा. राइट, तो उसको समझने में, एग्जीक्यूशन करने में आपको देरी हो सकता है. राइट, इसलिए बेहतर यह है कि एनओसी अलग से ही रखे. मैंने 1 to 20 में एनओसी अलग से ही रखा है. पीओ के साथ साथ एनओसी सबसे जरूरी है. चाहे अब छोटा डील है, कॉन्ट्रैक्ट आपका ना भी हो, लेकिन एनओसी का अपना एक अलग मायना है और ये अलग से ही आपको कराना है. अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट के साथ कराना है तो एग्जिबिट ए ऐसा करके आप इसमें जोड़ लीजिए. राइट, अब एग्जिबिट ए में बताता हूं वो अलग से है. ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है राइट वो खत्म हो रहा है और आपका जो एग्जिबिट है ए है वो यहाँ पर आपका अलग से अटैचमेंट है. राइट, तो जो हमने डिस्कस किया कि एग्जिबिट ए ये है राइट एनओसी का सर्टिफिकेट, और ये भी आप वो आपको ईमेल में ही देंगे. राइट, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी उसके अलग से साइन स्टैम्प आएंगे और कॉन्ट्रैक्ट में भी अलग से साइन स्टैम्प आएंगे. ये जरूरी है. क्यों ये अलग से जरूरी है? क्योंकि लॉजिस्टिक्स, शिपिंग लाइन, कस्टम्स, उसको आपके कॉन्ट्रैक्ट से लेना देना नहीं है. उसको ये डॉक्यूमेंट से लेना देना है जिससे वो आगे के काम कर पाए, स्पीडीली हो पाए. क्योंकि एक एक दिन का डैमरेज देते देते आप मर जाएंगे, इतना हाई होता है. राइट, तो ये चीज को आप समझिए कि आपको आगे दिक्कत ना हो, इसलिए हम छोटी सी छोटी चीज को ध्यान रख के ये चीज मैं आपको बता रहा हूं. राइट, तो अभी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, ये मैं आपको पूरा पढ़ के समझा देता हूं ताकि आपको पता चल जाएगा. हालांकि मैंने 1 to 20 वीडियो सीरीज में बताया है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा और क्लैरिफाई, मॉडिफाई करके रखा हूं ताकि आपको ये चीज बेहतर तरीके से समझा सकूं.
वी हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर। अब देखिए दोस्तों, एनओसी हमको बायर की तरफ से लेना है पीओ के साथ साथ। कभी मत भूलिए दोस्तों, हमेशा बायर को कह दीजिए कि सर आप एनओसी दीजिए, और जेन्युइन बायर एनओसी देते ही है, उनको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। क्यों नहीं होगा मैं आपको आगे बताता हूं, पहले एनओसी समझ लीजिए। तो बायर यहां पर लिख के बताता है वी हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर, राइट, इन वर्ड्स, वर्थ ऑफ प्रोडक्ट विद द पेमेंट टर्म्स एज फॉलोस। ठीक है, अब यहां पर जो है वो जो भी हमारा पेमेंट टर्म्स है, -% एडवांस टीटी अगेंस्ट प्रोफॉर्मा इनवॉइस। हो सकता है कि यहां पर हम लिख देते हैं कि हमको 30% एडवांस टीटी मिल रहा है, ठीक है, और डीपी जो है वो हमको मिल रहा है 70%, यानी कि डॉक्यूमेंट्स हम बैंक में देंगे, फिर वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो उठाएगा, उस टाइम पे उसको पेमेंट करना है, ठीक है, विच इज डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट विया बैंक। नाउ अब चीज इंपॉर्टेंट है, वी हियर बाय इश्यू नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दैट इन दैट अनलाइकली इवेंट ऑफ name of the importer is unable to pay or fail to clear the container in 2 days after the arrival at port due to any reason whatsoever, include force majeure situation, exporter is free of any liability, risk and cost and can do any one or all of the following। तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि अगर बायर गुड्स नहीं उठा रहा है, पोर्ट में गुड्स पड़ा है, राइट, उनके पोर्ट्स में गुड्स पहुंच गया, अब ये उठा नहीं रहा है, यहां पर 2 दिन 4 दिन जो भी वहां पर फ्री डैमरेज टाइम है उतना लिखो, राइट, उतने दिन में वो क्लियर करा लेता है, बहुत अच्छा, राइट, सामान को डॉक्यूमेंट उसको क्लियर करा लेना चाहिए, राइट, बैंक से डॉक्यूमेंट उठा के बिल ऑफ एंट्री सीएचए से फाइल करा के वो डॉक्यूमेंट वो अपना कंटेनर क्लियर करा सकता है, डिलीवरी ऑर्डर इश्यू करवा के शिपिंग लाइन से। अगर वो नहीं कराता है, कोई भी रीजन हो, राइट, यहां पर मैंने फोर्स मेजोर सिचुएशन भी डाल दिया, क्यों, क्योंकि लॉकडाउन हो सकता है, राइट, लेकिन आप देखिए लॉकडाउन का लोग बहाना ही दे रहे हैं। लॉकडाउन चाहे जितना भी हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कभी लॉकडाउन में बंद नहीं हुआ दोस्तों। कंटेनर जा रहा था, कस्टम्स के लोग 24 घंटे देश का एक्सपोर्ट करने के लिए, देश का विकास करने के लिए वर्क कर रहे थे, राइट। तो चाहे जो भी फोर्स मेजोर सिचुएशन हो, रेन हो, राइट, आगे की सिचुएशन फोर्स मेजोर का आपको पता है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट में भी है, जो भी सिचुएशन है, राइट, बायर हैज टू क्लियर द कंसाइनमेंट। अगर नहीं कराता है तो डैमरेज वहां पर चढ़ेगा और सीधा वो एक्सपोर्टर के माथे आता रहेगा, राइट। तो एक्सपोर्टर को तुरंत ही स्टेप लेना है कि अभी बायर तो चला गया, अब बायर ने हाथ ऊपर कर दिया, बायर सामान नहीं ले रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, वी कैन टेक द गुड्स बैक टू इंडिया, राइट। अब कोई लोग कहेगा कि ये एनओसी का जरूरत क्या है, वो तो बायर नहीं उठाएगा, तो हम शिपिंग लाइन को फोन या मेल करके कह देंगे कि गुड्स वापस लाओ। ऐसा नहीं होता दोस्तों, शिपिंग लाइन वाले वेरीफाई करते हैं, वो बायर से पूछते हैं कि क्या आप गुड्स जो है वो लेने आओगे, क्या ये गुड्स वापस भेज दिया जाए। शिपिंग लाइन को पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है कि बायर ने आपको पेमेंट किया है नहीं किया है, क्योंकि उनके बिल ऑफ लेडिंग में पेमेंट का कुछ जिक्र नहीं होता, ना तो पेमेंट में इन्वॉल्व होना चाहते, उनको तो अपने फ्राइट से मतलब है, राइट। और वैसे भी प्रोडक्ट जो है उनके देश में पहुंच चुका है, उनकी बॉर्डर्स में पहुंच चुका है, तो वो उनका ज्यादा सुनेंगे, राइट। अब उनका मेंटालिटी बायर का फ्रॉड जैसा होगा, राइट, तो वो कहेगा कि हाँ मैं सोच रहा हूँ, ऐसा है वैसा है, मैंने तो पेमेंट कर दिया है या ऐसा है, वो तुरंत तो अब राइट शिपिंग लाइन वेरीफाई नहीं करवा पाएगा और आपका बहुत समय चला जाएगा, राइट। तो वहां के खर्चे चार्जेस सब आपके माथे आते रहेंगे। कोई कोई तो ऐसा भी बता देता है कि हमने तो मंगाया ही नहीं, राइट, ये तो फेक पीओ कुछ कहीं से भी जनरेट करके ये चीज जो है हमको भेज दिया गया है, फिर हम बताते हैं कि भाई ऑफिशियल ईमेल से आया है, ये चीज है, उसको जस्टिफाई कराने में समय भी चला जा सकता है। तो अगर उनका साइन स्टैम्प के साथ हमने ईमेल में पहले से ही अथॉरिटी ले लिया है तो हमको प्रॉब्लम कभी होगा नहीं, राइट।
हमको एक राइट रहेगा, हमारे पास एक पावर रहेगा कि हम गुड्स का कंट्रोल ले सकें। और वो कभी लेंगे, कोई बायर कहेगा कि भाई मैं आपको एनओसी क्यों दूं, राइट, मैं आपको पैसा दे दूंगा तो गुड्स आप वापस ले जाओगे। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। आप बायर को बताइए कि अगर आप फेल हुए कंटेनर को क्लियर कराने में, राइट, यहां पर क्लियर लिखा है 2 days आफ्टर द अराइवल। अब देखिए दोस्तों, आपके घर पे यानी कि बायर के घर पे प्रोडक्ट पहुंच चुका है, ठीक है, अभी भी वो उठाने नहीं आ रहा है, राइट, जो भी स्थिति है वो उठाने नहीं आ रहा है, तो फिर तो उनका गलती है, राइट, उसको उठाने आना चाहिए। ठीक है, 2 की बदले 4 दिन कर दो, राइट, लेकिन भाई तू उठाने तो आ, आप बायर हो। फिर भी बायर कहेगा कि नहीं 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 ऐसा मत करो, तो फिर बायर में कुछ गलत है, क्योंकि कोई भी जेन्युइन बायर मना नहीं करेगा। वो कहेगा कि अरे कोई बात नहीं, मैं तो उठाने ही वाला हूं, आपको एनओसी देने में मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अगर जिसको माल लेना ही है, पोर्ट से क्लियर कराना ही है, वो एनओसी आपको देगा, क्योंकि उसके पास समय भी है, उसको जो चाहिए वो हमने समय भी दिया है, राइट। फिर भी ये समय सीमा के अंतर्गत वो क्लियर नहीं कराता है, तो गड़बड़ी है भाई। तो फिर हम जो है गुड्स इसको वापस ले जाते हैं। भारत देश में ये ऑप्शन है। सेल द गुड्स टू दी अनदर बायर, राइट, दूसरे बायर को हम सेल भी कर सकते हैं। यह भी ऑथोरिटी लेना पड़ता है दोस्तों। तुरंत सेल आप जस्ट करने जाओगे ना दूसरे बायर को, राइट, तो भी नहीं होता, क्योंकि क्रेडिट इंश्योरेंस कंपनियां कहती है कि क्योंकि उनको पूरा क्लेम ना देना पड़े, इसलिए क्रेडिट इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आप कोशिश करो कि कोई आपसे ये माल ले ले, राइट। काफी सारी क्रेडिट इंश्योरेंस के अगर आप टर्म्स पढ़ेंगे तो उसमें क्रेडिट इंश्योरेंस वाले बताते हैं कि अगर आपको 25% तक के कम दाम में बेचना है, ऐसी कंडीशन में कि जब बायर गुड्स उठाने नहीं आ रहा है, तो आप जो है 25% प्राइस लेस हमको बिना पूछे कर सकते हो। अगर ज्यादा प्राइस लेस करना है तो क्रेडिट इंश्योरेंस को फिर पूछना पड़ता है, राइट। तो ये भी क्रेडिट इंश्योरेंस वाले कोशिश करते हैं कि वो आपको अथॉरिटी दे कि आप कैसे भी करके सेल करो, ताकि क्या है उनको थोड़ा क्लेम कम देना पड़े, वरना उनको क्लेम फिर ज्यादा देना पड़ेगा पूरे सामान का, क्योंकि आप क्रेडिट इंश्योरेंस लेके बैठे हैं, ठीक है। अब काफी सारे लोगों के पास क्या होता है, क्रेडिट इंश्योरेंस होता है, लेकिन वो दूसरों को सेल नहीं कर सकते, वो वापिस नहीं ला सकते, वो फंस गए, क्योंकि उन्होंने बायर से परमिट कभी लिया ही नहीं, राइट। और उनके कंट्री में, राइट, ये सारी चीजें करने में समय लग जाता है अगर आपके पास ये नहीं है, राइट। और कभी कभी केस में नहीं भी होता है, तो बहुत सारा डैमेज आपका ड्यू आ जाता है। फिर क्लेम आपको इतना ही मिलता है जितना प्रोडक्ट का वैल्यू है, उससे 95% मिलता है, और डैमेज की वैल्यू उससे भी बढ़ जाती है, राइट। ऐसा भी केस हुआ है, तो ये चीज का ध्यान हमको बहुत रखना है, राइट। नाउ इंपोर्टर विल फॉरफिट दी डैश परसेंटेज ऑफ एडवांस विच वाज ट्रांसफर्ड इन एडवांस। तो पॉइंट से ये बताता है कि जो उन्होंने 30% एडवांस दिए हैं, राइट, क्योंकि ये यहां पर हमने ऐसा रखा है ना 30% एडवांस टीटी अगेंस्ट प्रोफॉर्मा इनवॉइस, तो वो फिर जो है फॉरफिट यानी कि वो भूल जाएंगे, ठीक है। फिर वो उनको कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि वो उन्होंने गुड्स उठाने नहीं आए। चौथा पॉइंट डी, एनी अदर एक्ट और एक्शन एक्सपोर्टर और हिज लॉयर डीम्स फिट। कोई भी एक्शन जो एक्सपोर्टर और लॉयर को ठीक लगता है उनके गुड्स को लेके, ऐसी स्थिति में वो ले सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों समझिए कि व्हाट कुड बी एनी अदर एक्ट। एनी अदर एक्ट में क्या हो सकता है, तो कि गुड्स को हम ऐसे एक्सपोर्टर कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में भी रखवा सकते हैं, राइट। कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में रखवाने से डैमेज नहीं लगता, बॉन्डेड वेयरहाउस का केवल फी लगता है। ये हमारे पास ऑप्शन है। सामान अगर पेरिशेबल है, राइट, तो हम क्रेडिट इंश्योरेंस का परमिशन लेके, क्योंकि वापस लाएंगे तो बिगड़ जाएगा, पेरिशेबल है, तो उनका एक परमिट लेके सामान को डिस्ट्रॉय करा सकते हैं कि सामान पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दो और क्रेडिट इंश्योरेंस से क्लेम ले लो, राइट। ये भी हमारे पास ऑथोरिटी रहेगा। सो एनी अदर एक्ट जो एबीसी में मेंशन नहीं है वो हम कर सकते हैं, राइट, अगर हमारे पास अच्छा एनओसी है। और इंपोर्टर विल नॉट राइज एनी क्लेम्स इन इंडिया और इन एनी अदर कंट्री अगेंस्ट द एक्सपोर्टर फॉर सच एक्ट। देखिए दोस्तों, खास करके हम इंडिया में रह रहे हैं, हम भारत के रहवासी हैं, राइट। तो ऐसा ना हो कि हमने ऐसा एक्ट किया
राइट, और फिर इंपोर्टर हमारे अगेंस्ट कंप्लेन ना कर दे इंडिया में, राइट, क्योंकि वो बता सकता है कल सवेरे कि अरे भाई 30% पैसे हम उनके खा गए, राइट, क्योंकि वो बता सकता है कि मैंने तो 30% आपको दिया था, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी दोस्तों बहुत हुआ है ट्रेड में कि बच्चों के साथ कि 30% 20% एक लॉलीपॉप की तरह बच्चों को एडवांस दिया गया, और जब लोगों ने शिपमेंट किया तो जो 80% का अमाउंट है उसमें से एंड मोमेंट में 40% डिस्काउंट मांगते हैं, 40%, 50%, 35%, 60%। अब आप जो समझिए कितनी गलत बात है, और वो भी डीपी में ट्रेड होता है, राइट, ऑफिशियली करते ही लोग, जिससे आप कल सवेर उसके ऊपर केस भी नहीं कर सको। ऑफिशियली बताते हैं कि भाई आप हमको स्विफ्ट मैसेज भेज दो कि हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, और बैंक से ही ये लोगों को कम पैसे जमा कराते हैं ऑफिशियली, और आपका जो कंसाइनमेंट है वो छूट जाता है क्योंकि आपने एंड मोमेंट पे 40% डिस्काउंट दिया, राइट। तो ऐसे भी उनको जो है ऐसा बच्चों को बहुत ही सस्ते में उनको सोर्सिंग मिल जाता है, और एक तरीके से ये लीगली कायदे कानून के व्यू पॉइंट से चीटिंग भी नहीं मानी जाती, क्योंकि डिस्काउंट आपने उनको एंड मोमेंट में दिया बैंक से स्विफ्ट मैसेज बेच के, राइट। तो ये चीज जो है ये भी ऐसा ना हो, राइट, और उन्होंने एडवांस लिया है और वो कल सवेरे हमारे ऊपर कंप्लेन ना कर दे इंडिया में, तो ये भी हमने लिखा है कि इंपोर्टर विल नॉट राइज एनी क्लेम्स इन इंडिया। उनकी कंट्री में भी वो केस नहीं कर सकते, वो भी हमने लिखा है। हालांकि उनकी कंट्री का इतना वैल्यू नहीं है, क्योंकि वहां पर वो हमारे अगेंस्ट केस करेंगे और उनका कोर्ट बुलाएगा तो क्या हम जाएंगे, या उनकी कोई पुलिस यहाँ पर आके हमको पकड़ेगी, तो ऐसा तो चांसेस बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हमारी क्रेडिबिलिटी अच्छी हो, हमारी क्रेडिबिलिटी वर्ल्ड वाइड अच्छी रहे, इसलिए हमने यहाँ पर उनकी कंट्री का भी लिखा है। लेकिन बहुत सारे एनओसीज में उनकी कंट्री का जिक्र नहीं होता है, क्योंकि उनकी कंट्री का कोई इतना वैल्यू नहीं है हमारे लिए, राइट, क्योंकि हम इंडियन है, इंडियन जुरिस्डिक्शन का डर लेता है लोगों को, इंडियन लोगों को बाहर के जुरिस्डिक्शन से कोई इतना लेना देना नहीं होता। लेकिन फिर भी फॉर बेटर सेफ्टी यहाँ पर आप ये चीज भी लिख सकते हैं, इन एनी अदर कंट्री भी वो हमारे अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो ये चीज भी है। तो यहाँ पर साइन एंड स्टैम्प चाहिए होंगे इंपोर्टर का उनके लेटर पैड में, और वो ईमेल से भेजना होगा उनके ऑफिशियल ईमेल आईडी से, ठीक है। तो ये आपका पार्ट हो गया एनओसी। ये हमने अलग से ही एग्जिबिट ए में हमने कर दिया, और ये एग्जिबिट ए का जिक्र हमने इसमें किया हुआ है, जो हम कॉन्ट्रैक्ट में पीछे अटैच कर देंगे, ठीक है। ताकि क्या है कि अगर कुछ करना है, शिपिंग लाइन को देना है, सीएचए को देना है, तो केवल आप एग्जिबिट ए ही दो, उनको पूरा कॉन्ट्रैक्ट मत दो। पूरा कॉन्ट्रैक्ट वो रीड करने के मूड में नहीं होंगे, ना तो उनके पास इतना ज्यादा समय होता है, राइट। तो उनको टू द पॉइंट चीज दोगे तो वो अच्छे से आपके लिए स्पीडीली काम कर पाएंगे, राइट। फर्दर आता है पेमेंट टर्म्स, पॉइंट 2। पेमेंट टर्म्स है 100% डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट विया बैंक। यहाँ पर डीए भी आ सकता है, लेकिन हमने डीपी रखा है, ठीक है। यहाँ पर पीछे दोस्तों विया बैंक लगाई है, बहुत सारे मैं बच्चों के डॉक्यूमेंट्स देख रहा हूँ, राइट। तो उसमें विया बैंक नहीं लगाते हैं लोग। अब विया बैंक नहीं लगाते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? विया बैंक जब आप नहीं लगाते हो, इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि वो आपका टर्म ऐसा भी हो सकता है कि आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स भेजना हो, बायर को कुरियर करना, तो वो भी हो गया कि डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। अब देखिए दोस्तों बहुत डिफरेंस है। अगर मैं यहां पर विया बैंक हटा देता हूं, ये आपका पूरा अनसेफ ट्रेड हो गया, राइट। आप हाईली अनसेफ वे में काम कर रहे हो, क्योंकि 100% डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट का मतलब आप देखो, राइट। उसका मतलब यह भी हो सकता है कि डॉक्यूमेंट आपको डायरेक्ट कुरियर करना है, ऐसा भी हो सकता है ना। और आप कुरियर करोगे सारे डॉक्यूमेंट्स, बीएल मिल जाएगा, वो लेके भाग जाएगा, आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। ऐसा बहुत सारा केस हुआ है। तो यहां पर आप डॉक्यूमेंट यानी कि इनवॉइस में और आप कॉन्ट्रैक्ट में भी जहां पर भी लिख रहे हो पीछे लगाओ विया बैंक, ये बहुत जरूरी है, राइट। इसको आप बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा, ये चीज आपको लगानी है, राइट। तब जाके आपका बैंक से एग्जीक्यूट डील होगा और आप बिल ऑफ एक्सचेंज भी भेज पाओगे बैंक से। नाउ 2.2 importer shall sign the bills of exchange at bank and make payments।
अब यहां पर डीपी है, ठीक है, इसलिए बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करेगा और तुरंत उसको पेमेंट करना है। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब मैंने 1 to 20 वीडियो सीरीज में आपको डिटेल से समझाया है, राइट। उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु में भी आर्टिकल है, फॉर्मेट भी है, आप देखिएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा ब्रीफ बता देना चाहता हूं इधर कि बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा लिखा होता है एक्सपोर्टर के द्वारा, और हम यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, ओरिजिन, फाइटो, बीएल जो भी हमारे हैं, उनके साथ साथ एक हम बैंक से जब डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं तो ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज भी रखते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सपोर्टर बनाता है, वो भी एक वर्ड फाइल में बन जाता है। उसमें इतना लिखा रहता है कि वी ऑर्डर यू टू पे, राइट। हम आपको ऑर्डर कर रहे हैं कि आपको पैसा देना है। ये डॉक्यूमेंट जब आप उठा रहे हो तब अगेंस्ट डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, या फिर आफ्टर दी 7 days ऑफ डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस, यानी कि अगर डीए है तो आप डॉक्यूमेंट उठा रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, उसके 7 दिन के बाद। ऐसा सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। उसमें एक्सपोर्टर का साइन स्टैंप होता है और इंपोर्टर का साइन स्टैंप में थोड़ा स्पेस रहता है, ठीक है, जगह रहता है। तो वो जो है आपका, उसमें हमको जो बैंक से रोटेट करते हैं तो फॉरेन बैंक में जब पहुंचेगा तो पहले फॉरेन बैंकर जो है वो बायर का उसमें साइन स्टैंप करवाएगा और फिर उसको डॉक्यूमेंट का सेट देगा, राइट। और वो बिल ऑफ एक्सचेंज आपको रिटर्न हो जाएगा इंडिया में इंडियन बैंक से। तो आपके पास प्रूफ हो गया कि बायर जो है डॉक्यूमेंट के सामने ही पैसा देगा, या अभी डॉक्यूमेंट उठाया है तो यूजेंस पीरियड जब भी उसका खत्म होता है उससे पहले पैसा देगा। अगर नहीं देगा तो वो डॉक्यूमेंट आपको फाइट करने में बहुत काम आएगा, राइट। ये चीज में तो ये आपको बिल ऑफ एक्सचेंज करना है। नाउ डिलीवरी की बात आती है। प्रोडक्ट शैल बी डिस्पैच फ्रॉम इंडियन पोर्ट टू द डेस्टिनेशन डेसिग्नेटेड बाय इंपोर्टर। ये डेस्टिनेशन हो गया विया डैश within 21 days following the date of purchase order, the delivery deadline, right, जिसको कहेंगे except as otherwise agreed in writing to the following address as provided by the importer। यहाँ पर दोस्तों डिलीवरी की बात आती है कि आप यहाँ पर शिप से करेंगे, एयर से करेंगे या रोड से करेंगे, राइट। ये मेंशन आपको करना है। कितने टाइम फ्रेम में करेंगे। एक चीज यहां पर देखिए, वर्ड देखिए दोस्तों, डिस्पैच्ड। यहां पर डिस्पैच है, यानी कि ऐसा यहां पर नहीं बताया गया है कि आपको इतने दिन पे वहां पर भेज देना है। नाउ लेट अस अज्यूम कि ये सीआईएफ डील है, राइट। तो सीआईएफ में बायर ऐसे कहेगा कि मेरे पोर्ट तक भेजो, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई आपके पोर्ट तक इतने दिन में आ जाएगा, क्योंकि वो हमारी भी अथॉरिटी नहीं है, राइट। हमारी शिपिंग लाइन नहीं है, हमारे एयरलाइन नहीं है, हमारे ट्रक नहीं है। लेकिन हम आपको इतना जरूर कहते हैं कि हम आपका सामान डिस्पैच कर देंगे। डिस्पैच फ्रॉम कहां से? इंडियन पोर्ट से, राइट। यानी कि हम जो है सामान, जब आपका ऑर्डर आएगा, राइट, जब आपका परचेस ऑर्डर इश्यू होगा, यहां पर लिखा हुआ है, उसके 21 डेज में, राइट, परचेस ऑर्डर का डेट है, उसके 21 डेज में, इससे कम भी हो सकता है दोस्तों, राइट। लेकिन थोड़ा इतना मार्जिन इसलिए रखा है क्योंकि आपको क्रेडिट इंश्योरेंस भी मिल जाए, आप प्रॉपरली शिप भी कर सको, प्रॉपरली सोर्सिंग भी कर सको, राइट। लेकिन काफी लोग इससे कम डेज में भी कर रहे हैं, और कुछ प्रोडक्शन में और भी समय लगता है, और भी चीज होती है, तो फिर और भी ज्यादा डेज लिया जा सकता है, राइट। इट डिपेंड्स कि कितने टाइम फ्रेम में आप क्रेडिट इंश्योरेंस ले सकते हो, कितने टाइम में कंपनी वेरीफाई करा सकते हो, राइट, कितना रेपो आपका एजेंसी से है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है ये टाइम फ्रेम को लेके। तो हमने ये पॉइंट के अंतर्गत में इतना बताया है कि जब आप परचेस ऑर्डर इश्यू करोगे, राइट, उसके 21 डेज के अंतर्गत हम सामान इंडियन पोर्ट तक, यानी कि इंडियन पोर्ट में वेसल में लोड करा देंगे, और अल्टीमेटली
आपका बीएल जो है वो इश्यू हो जाएगा, दैट मीन्स सामान जो है वो डिस्पैच हो गया, राइट। अब शिपिंग लाइन 2-4 दिन अर्ली पहुंचा दे, 2-4 दिन लेट पहुंचाए, ये फिर हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि हम कैप्टन नहीं है शिपिंग लाइन के, ठीक है। तो इतना फैक्टर जो हमारे हाथ में था ना किया, इतना ही लोग कर पाते हैं, राइट। और बाकी का जो है वो इंपोर्टर भी समझते हैं। ऐसा कभी भी दोस्तों एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आप ये मत कॉन्ट्रैक्ट में करिएगा कि आपका प्रोडक्ट इतने दिन में पहुंच जाएगा, राइट, क्योंकि अभी कोविड के कारण काफ़ी इम्बैलेंस है, राइट। और काफ़ी सारी जगह पे वोल्टेज भी होता है, काफ़ी सारे मूवमेंट्स भी होते हैं इसमें अनइवन, और इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू टेक दैट चैलेंज और गारंटी के इतने दिन में हम पहुंचा ही देंगे आपके घर पे। हमेशा गारंटी लो तो डिस्पैच का लो, ये आप कर सकते हैं, ये काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में है, राइट, इस चीज़ को। और प्रॉपर टाइम फ्रेम लेके चलो ताकि आप जो है ये टेंशन फ्री काम कर सको। फर्दर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है, वो है डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम एक्सपोर्टर, राइट। यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो इंपोर्टर को चाहिए, ठीक है। तो यहां पर नंबर ऑफ कॉपीज भी उनको बताएं। तो यहां पर अगर वो नंबर ऑफ कॉपीज भी बताते हैं, दैट इज मोर एडवाइजेबल, ताकि कंफ्यूजन ना हो और उनको क्लियरेंस में दिक्कत ना हो, राइट। तो नॉर्मली कॉमर्शियल इनवॉइस 6 कॉपीज वो मंगाते हैं, कभी कभी 3 कॉपीज, पैकिंग लिस्ट 6 कॉपी, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन नॉन प्रेफरेंशियल चाहिए उनको 3 कॉपीज, फिर इंश्योरेंस कवर आईसीसी कवर ए, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन उनको नॉन प्रेफरेंशियल चाहिए 3 कॉपीज। आपको मैंने डिफरेंस बताया हुआ है प्रेफरेंशियल और नॉन प्रेफरेंशियल के बीच में, वो आप 1 to 20 वीडियो सीरीज देखेगा। और एक और वीडियो इंपॉर्टेंट है इसके रिगार्डिंग, वो है करोटार 2020, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, लॉन्ग वीडियो है, लेकिन मैंने डिटेल से समझाया हुआ है कि किस तरीके से प्रेफरेंशियल टैरिफ को स्टडी किया जाता है और उसके ड्यूटी के एग्जाम्पशन लिए जाते हैं, वो डिटेल से बताया गया है करोटार के वीडियो में, वो भी आप जरूर चेक करिएगा। इंश्योरेंस कवर आईसीसी कवर ए कवरिंग ऑल रिस्क, राइट, उसकी एक कॉपी मंगाई गई है, राइट। तो यहाँ पर कवर ए उन्होंने बताया हुआ है। इंश्योरेंस के एबीसी कवर आते हैं, तो वो भी आप 1 to 20 वीडियोस में बेसिक चेक करिएगा। फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट 1 कॉपी मंगाया गया है। एसजीएस का सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मिटी भी उन्होंने मंगाया गया है 1 कॉपी। बिल ऑफ लेडिंग की 3 कॉपीज होती है, राइट, एंड दैट ऑल ओरिजिनल वी नीड टू सेंड देम सो दैट दे कैन क्लियर द कंसाइनमेंट। तो और यहाँ पर दोस्तों बैंक एड्रेस भी डाल दीजिए, राइट, कि वही बैंक एड्रेस में डिस्पैच हो, फिर वहाँ पर हमारा बैंक था, डिस्पैच वहाँ पर करना था, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर डिस्पैच एड्रेस भी डॉक्यूमेंटेशंस के लिए लिख दिया जाए तो अच्छा है। सुझाव हो तो भी हम इसमें वर्क कर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशंस नॉर्मली वो पीओ में देते हैं कभी कभी, राइट, लेकिन पीओ में नहीं भी है, काफ़ी सारी बार पीओ में आ जाता है लेकिन नहीं भी है, या है भी, फिर भी आप इसमें एक बार कॉन्ट्रैक्ट में डिस्क्राइब कर लो, राइट, करवा लो, सो दैट इट मेक्स इट मोर परफेक्ट। फिर आता है प्रोडक्ट डिफेक्ट की बात। इंपोर्टर मस्ट टेक फुल कंटेनर वीडियो अलोंग विद प्रोडक्ट्स एट द टाइम ऑफ सील ओपनिंग इन द डेस्टिनेशन। तो दोस्तों ये अब आपको ऐसा लगेगा कि अगर आपने मेरे 1 to 20 वीडियो सीरीज देखे हैं, आप स्टडी कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि एक्सपोर्टर का जवाबदारी उनके पोर्ट तक ही होता है, ठीक है। अब आगे कुछ डैमेज होता है, इश्यू होता है, तो वो बायर जाने और बायर को ये देखना है। लेकिन दोस्तों हम ये अगर प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से देखें, राइट, तो बायर को क्लेम भी लेना जरूरी है, क्योंकि हम बायर को ऐसे ही छोड़ नहीं सकते कि भाई अब आप जो है आप अपना देखो, हम जो है अपना पैसा ले लेते हैं, अब आपको जो करना है करो, राइट। वी नीड टू सपोर्ट देम, राइट। हमारा A to Z सपोर्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट वो ले ले, फिर भी फीडबैक पूछना चाहिए कैसा लगा। हम वी वांट टू बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, 1-2 बार एक्सपोर्ट नहीं करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हमको बायर को भी बहुत गाइड करना पड़ता है, बायर को भी पता नहीं होता इतना सारा चीजें। तो जितना आप अच्छा बायर को गाइड करोगे, हेल्प करोगे, उतना वो ज्यादा आपके टच में रहेगा। अब यहां पर हमारा कहना यह है कि आप जो है कंटेनर के फोटो वीडियो लो, कब सील ओपनिंग हो रहा है तब से, राइट, सील ब्रेक हो रहा है तब से वीडियो आपका होना चाहिए,
राइट, और ओपन हो रहा है तब से होना चाहिए। ये आप खास करके लो। क्यों मैं कह रहा हूं, कल सवेरे प्रोडक्ट अंदर खराब निकले, राइट, कल सवेरे कंटेनर में पानी छूटा, राइट, शिपिंग लाइन का प्लगइन में इश्यू है, टेम्परेचर में इश्यू है, राइट, क्या होगा, ये चीज सबसे ज्यादा काम आएगी। और अगर ऐसा केस हुआ कि जब हमको शिपिंग लाइन को बताना पड़ा, क्योंकि जब कंटेनर में पानी छूटता है, टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, तो वो इंश्योरेंस के अंतर्गत नहीं आता, वो शिपिंग लाइन से क्लेम हमको लेना पड़ता है। और शिपिंग लाइन का एक अपना ही पॉलिसी है, राइट, और हर एक शिपिंग लाइन का एक इंटरनल पॉलिसी है, राइट, इसमें एकदम ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ये अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर की तरह चलता है। तो इसमें क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम एक्सपोर्टर जिन्होंने शिपिंग लाइन को बुक किया है वो इसका क्लेम ले सकते हैं, राइट। अब यहां पर ऐसा हो सकता है कि बायर ने या तो आपको पैसा दे दिया है या डीए है, तो बायर को पैसा अभी आपको देना है। तो यहां पर अब आप ऐसे सोच रखोगे कि नहीं भाई मेरा पैसा लाओ, राइट, अभी जो कंटेनर का प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व करो। तो हो सकता है कि शिपिंग लाइन उन्होंने वेसल को बुक नहीं किया है, तो शिपिंग लाइन शायद उसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स ना दे, राइट। अब यहां पर आप जो है वो शिपिंग लाइन से क्लेम लेने के लिए नहीं जाओगे, तो आपका बायर का रिलेशन खराब हो जाएगा। और वो भी खराब इसलिए हो रहा है क्योंकि गलती किसी और की है, मतलब कंटेनर की इश्यू है, उसकी वजह से आपका रिलेशन खराब होता है, और ऐसा मैंने देखा है, राइट। तो सबसे पहले तो बायर को कहो कि ये बहुत जरूरी है कि सील ओपनिंग के टाइम का ही पूरा का पूरा वीडियो फुटेज लिया जाए, ये कॉन्ट्रैक्ट में डाल दो ताकि ये ऑब्लिगेशन वो फुलफिल करे, राइट। और राइट, आपको जाना पड़े तो आप यहां पर जाइए, अप्रोच करिए, आप भी कॉल करिए, राइट, वो भी कॉल करेगा, दोनों तरफ से जब प्रेशर बढ़ेगा तब शिपिंग लाइन आपको क्लेम देने में उत्साह दिखाएगी, वरना वो भी डिले कर देंगे, राइट। तो आपके पास प्रॉपर फुटेज होना चाहिए। तो ये कौन कर सकता है? एक्सपोर्टर तो वहां पर जाके फुटेज नहीं लेगा, ये कौन करेगा? बायर ही करेगा। तो बायर को ही ये करना है, ये चीज को आप ध्यान रखिए, राइट। आगे पढ़ते हैं। If the product arrived in spoiled condition, then importer must inform immediately to the exporter via email and message with photo video proof. कुछ भी spoiled है, खराब कंडीशन है, राइट, अब बताओ, आप हमको अर्ली से अर्ली बताओ, राइट। हम भी यहां पर इंश्योरेंस में जाएंगे, क्योंकि जब भी कोई कंपनी मरीन इंश्योरेंस देती है, राइट, तो उनकी एक ऑफिस डिपार्टमेंट इधर भी होता है और फॉरेन में भी होता है, जहां से आप सर्विस ले सकते हो, राइट। तो ये चीज करो, उनको भी करने दो, आप भी करो, क्योंकि इंश्योरेंस में क्या होगा, सर्वेयर आएगा, राइट। ऐसे डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देती है, सर्वेयर आएगा, सर्वेयर चेक करेगा, पता लगाएगा कैसा फॉल्ट है, क्या है, राइट, किसका फॉल्ट है, ये क्लॉज में इंक्लूडेड है या नहीं, जो आपको मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी दी गई है। ये हमने 1 to 20 में डिस्कस किया था, राइट, पॉलिसी ABC, राइट। तो ये चीज है, तो दैट शुड बी वेरी क्लियर, राइट। इन ऑर्डर टू गेट द क्लेम, चाहे क्लेम हमें मिले या चाहे क्लेम उनको मिले, हमको वर्कआउट करना है। और दोस्तों मेजॉरिटी ऑफ टाइम, राइट, जो शिपिंग लाइन से क्लेम लिया है, राइट, वो मेजॉरिटी ऑफ टाइम एक्सपोर्टर ने लिया है, राइट। और एक्सपोर्टर को क्लेम तब मिला है जब बायर ने वहां पर अच्छे फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफ का शूटिंग किया हुआ है सील ओपनिंग के टाइम से ही, राइट। अगर सील ओपनिंग के टाइम पे बायर ने ठीक से शूट नहीं किया है, राइट, तो फिर दिक्कत आती है क्लेम लेने में। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। और क्योंकि एक्सपोर्टर को डायरेक्ट क्लेम मिला है, तो बायर से पैसा एक्सपोर्टर ने नहीं लिया है। मत सोचिए ना कि इंपोर्टर जो है अब वो जाने, वही क्लेम करे, वही पैसा ले, मैं सिर्फ मेरा पैसा ले लूंगा, ऐसा नहीं। यू हैव टू बी very very mature enough, right, to do a good business with your buyer. Point 5, termination. सिंपल है दोस्तों, ये एग्रीमेंट टर्मिनेट नहीं हो सकता एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद, और करना है तो रिटर्न में देना पड़ेगा। 30 दिन का नोटिस पीरियड रहेगा, राइट, उसमें ये दोनों की मंजूरी से ये चीज टर्मिनेट हो सकती है, बाकी टर्मिनेट नहीं होगी फॉर दिस पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है।
फिर आती है बात लायबिलिटी की। तो जैसे हमने कहा दोस्तों, ये आप भी जानते हो कि एक्सपोर्टर की जो लायबिलिटी है, इट इज एग्रीड दैट द एक्सपोर्टर्स लायबिलिटी विल ओनली टिल लोडिंग पोर्ट इन इंडिया। ठीक है, एन एक्सपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फोटोज एंड क्वालिटी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट टू द इंपोर्टर। राइट, तो ऑब्वियस बात है कि एक्सपोर्टर को इंस्पेक्शन कराना है, और यहाँ पर जो है वो प्री इंस्पेक्शन हम रख देते हैं, प्री इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन, जो लोडिंग से पहले होता है, और फोटोग्राफ्स वगैरह सारा हम दे देंगे। ठीक है, और बाकी के जो इनको सर्टिफिकेट चाहिए एसजीएस वगैरह, वो भी हम इधर मेंशन कर सकते हैं। एंड इफ द कंसाइनमेंट इज लॉस्ट और डैमेज इन ट्रांजिट, देन इंपोर्टर शैल क्लेम द मरीन इंश्योरेंस कंपनी एज पर द रूल ऑफ आईसीसी। ठीक है, वो इंपोर्टर जानते हैं इस चीज को लेके कि अगर आपकी डील एफओबी, सीआईएफ और सीएफआर में है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए एक्सपोर्टर आपके पोर्ट तक की रहेगी। और यहां पर हम डील कर रहे हैं सीआईएफ में। अब आता है नोटिस की बात। राइट, तो कोई भी नोटिस, बिलिंग वगैरह है जो ईमेल में तुरंत एक्सचेंज हो जाने चाहिए विद इन 7 days ऑफ टाइम पीरियड। राइट, या आप फिर हार्ड कॉपीज जो है तो वो पोस्ट से हमको भेज सकते हैं। फिर जो है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को लेके, तो यहां पर जो है दोस्तों हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि एमिकेबली सॉल्व हो दोनों पार्टीज के बीच में, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है कोर्ट, तो जिसके लिए हम एग्रीमेंट बना रहे हैं, यहां पर आप खास ध्यान रखने का ओवरसीज ज्यूरिसडिक्शन लिखना है। यहां पर आप गलती से भी इंडियन ज्यूरिसडिक्शन मत लिखना, वरना आपकी एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि आप यहां पर कोर्ट में घूमते रह जाओगे, कोर्ट उनको बुलाता रहेगा, लेकिन कभी भी पार्टी आएगा नहीं यहां पर कोर्ट में केस लड़ने या कोर्ट में हाजिर होने। राइट, तो ये उनके वहां पर उनका जो लोकेशन है वहां पर आप ही उनका ज्यूरिसडिक्शन रखिए, और भी आप वहां के लॉयर की सलाह लीजिए regarding to the execution of the contract, regarding to the execution of the agreement, वो आपको फर्दर इसमें हेल्प करेंगे। राइट, फर्दर जो है फोर्स मेजर है, तो जो हमने कहा कि ऐसा कोई स्थिति होता है लॉकडाउन का या एक्ट ऑफ गॉड का, वॉर का, ब्लॉकेज का, ऑब्वियसली रायट्स हो गया, राइट, सिविल वॉर्स हो गया, जो भी है, तो ऑब्वियसली इस केस में हम एमिकेबल ही सॉल्यूशन करने का कोशिश पूरा का पूरा करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन हमने एनओसी में रखी थी कि जहां पर फोर्स मेजोर के होने के बावजूद भी, राइट, उनको कुछ ऑब्लिगेशन फुलफिल करने हैं, वो एक रूल के अंतर्गत था तो हम कर सकते हैं, जो रूल के बाहर नहीं है वो हम इसमें कर नहीं सकते हैं किसी भी एग्रीमेंट में। राइट, फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे कहोगे कि बायर पैसा नहीं देगा तो बायर को फांसी पर चढ़ाया जाए, ऐसा अलाउ बिल्कुल नहीं है। राइट, तो जो हमारे हाथ में चीज है उतना हम मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिकॉशन रख सकते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है वो नहीं रख सकते। राइट, सो वी आर ट्राइंग टू बेस्ट टू मेक दिस एग्रीमेंट वेरी बेस्ट फॉर दी स्टार्टअप्स और फॉर दी प्रोफेशनल बिजनेसमैन। राइट, तो यहाँ पर सिक्योरिटी में भी क्लियर बताया गया है कि एवरीथिंग हैज टू बी लीगली ऑर्गेनाइज्ड। राइट, नथिंग देयर शुड बी इलीगलिटी इन इट, गवर्निंग लॉज हैज टू बी फॉलोड। लेकिन यहाँ पर लॉज ऑफ इंडिया नहीं आएगा, यहाँ पर लॉज ऑफ फॉर एग्जाम्पल यूएसए, यूके, फ्रांस, जो भी है। राइट, यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है इस चीज को लेकर। फिर जो भी आपका बाहर का कंट्री है वो, फिर लिमिटेशन ऑफ द एक्सपोर्टर्स लायबिलिटी, यहाँ पर क्लियरली एक और लिमिटेशंस की बात आ गई है। जो एक्सपोर्टर की लायबिलिटी है, एक्सपोर्टर्स लायबिलिटी वुड बी ओनली अप टू द पोर्ट। Right, exporter shall not be liable to importer for any special or consequential damage, including but not limited to caused by the exporter negligence, breach of contract or any other cause। अगर एक्सपोर्टर का गलती है, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट डिफेक्टिव डाल दिया है, राइट, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करके प्रोडक्ट दिया है, एज पर परचेस ऑर्डर नहीं दिया है, ऑब्वियस बात है उस केस में एक्सपोर्टर की गलती है, एक्सपोर्टर उसको डैमेज भुगतान करना पड़ेगा। राइट, तो देखिए दोस्तों, हमने इसमें दोनों साइड, दोनों पक्ष की बात की है। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हम एक्सपोर्टर है तो इंपोर्टर को दबा देंगे,
और ऐसा भी नहीं कि इंपोर्टर है तो एक्सपोर्टर को दबा देगा, नहीं, एक्सपोर्टर अगर गलत माल बेचता है उनकी गलती है, एक्सपोर्टर को भी यहाँ पर झेलना पड़ेगा ये कॉन्सिक्वेंसेस। बाकी एक्सपोर्टर की जो जवाबदारी नहीं है वो नहीं है, राइट, वो भी क्लियर इसमें लिखा गया है। लेट पेमेंट की बात आती है कि अगर इंपोर्टर जो है बिल ऑफ एक्सचेंज साइन नहीं करता, राइट, ऑन एंड इफ ही डज नॉट मेक द पेमेंट कोई भी रीजन के कारण, राइट, देन ही हैज टू पे द इंटरेस्ट एज पर द लाइबर लॉ, ही हैज टू पे पर पीओ, यहां पर जो है पीओ का नंबर लिख सकते हो, यहां पर दोस्तों लिख लिया मैंने, इसको एडिट कर लिया। इफ इंपोर्टर डज नॉट साइन द बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर इफ इट डज नॉट मेक द पेमेंट देन ही हैज टू पे फुल अमाउंट एज पर परचेस ऑर्डर, यहां पर आप पूरा लिख सकते हो, परचेस ऑर्डर नंबर, राइट, क्योंकि यहां पर हम इनवॉइस नहीं लिख रहे। क्यों इनवॉइस नहीं लिख रहे? क्योंकि पहले एग्रीमेंट होगा फिर हम बिल बनाएंगे, ठीक है, राइट, एग्रीमेंट होगा, पीओ आएगा, फिर हमारा काम शुरू होगा, राइट, बाकी तो होगा नहीं, तो इसलिए हमने परचेस ऑर्डर नंबर लिख लिया। विथ इंटरेस्ट उसको पे करना है एज पर दी लाइबर, लंडर इंटरबैंक ऑफर रेट टू एक्सपोर्टर फॉर डीले। अब हमको यहाँ का ब्याज का रेट नहीं मिलेगा, जो उनकी कंट्री में चल रहा है वो ब्याज का रेट हमको मिलेगा फॉर द डिले ऑफ द पेमेंट, अगर डिले होता है तो यहाँ पर हमने ये भी डाल दिया, और यहाँ पर हम लाइबर ही डाल सकते हैं। हम ऐसे नहीं डाल सकते कि आपको 10% देना पड़े, 20% देना पड़े, नहीं, ये रूल के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि हम उसे मैक्सिमम इंटरेस्ट एज पर लाइबर ही चार्ज कर सकते हैं, राइट। सो हम लाइबर ही चार्ज कर सकते हैं, और लाइबर के बारे में भी मैंने 1 to 20 वीडियो सीरीज में बताया ही है, तो वो भी आप खास चेक करिएगा। फर्दर एंटायर एग्रीमेंट जो है, राइट, हैज टू बी, अब यहां पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात आती है पॉइंट 14 में, दिस एग्रीमेंट सुपरसीड्स ऑल प्रायर नेगोशिएशन, राइट, सुपरसीड्स ऑल प्रायर नेगोशिएशन। इसका मतलब क्या है? पहले की जो आपकी फोन में चर्चा हुई, फेसबुक में चर्चा हुई, व्हाट्सएप, स्काइप, ईमेल, जो भी चर्चा आपकी हुई, राइट, अब ये एग्रीमेंट इज फाइनल, इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो फाइनल, ठीक है। पहले यह बात हुआ था, उसमें मैंने ये डॉक्यूमेंट का कहा था, उसमें ये चीज कहा था, नहीं, आपको जो चाहिए इसमें लिख लो कि दिस एग्रीमेंट वुड नॉट बी अमेंडेड, राइट, अल्टर without the concern between the parties, right, on this has to be considered very final, right, ये चीज क्लियर से बताई गई है। यहाँ पर साइन स्टैम्प करना है और ये चीज को आप एग्जीक्यूट करना है। हाँ दोस्तों, तो इसमें एक और पॉइंट है जो मैं ऐड करना इसमें भूल गया, लेकिन आप प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट में से उठा के ऐड कर लीजिएगा, वो है कि एक्सपोर्टर का आप एक भी लायबिलिटी या ऑब्लिगेशंस के पॉइंट में आप ऐड कर सकते हो कि एक्सपोर्टर को भी इंपोर्टर को दिखाना होगा कंटेनर स्टफिंग, राइट, तो कंटेनर स्टफिंग का पॉइंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, राइट। तो मेक श्योर दोस्तों वहां के लॉयर को भी आप ये एग्रीमेंट बताइए, इसको एग्जीक्यूट कैसा करना है वो भी पूछिए, इसमें और क्या क्या मुद्दे वो कंट्री के ऐड कर सकते हैं हम, वो भी आप जान सकते हो, पूछ सकते हो। वहां के लॉयर तुरंत आपसे चार्ज नहीं लेंगे, राइट, लॉयर के नॉर्मली चार्ज तब शुरू होते हैं जब किसी को लीगल नोटिस भेजना है या डायरेक्ट केस कराना है, ऐसे केस में उनके चार्जेस शुरू होते हैं। लेकिन आप बेसिक सलाह लेते हो, वो मोस्ट ऑफ द लॉयर आपको फ्री में ही सलाह देते हैं, राइट, बेसिक सलाह, और बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, हेल्प रिगार्डिंग दर कंट्री एंड नोइंग द कॉस्ट, राइट, ज्यूरिसडिक्शन कॉस्ट वहां पर क्या होगा, उसके लिए आपको इतना ज्यादा कुछ खर्चा नहीं होता, राइट। बहुत सारे फ्रीलांसर्स भी फॉरेन कंट्री के वकील आपको फाइवर जैसी वेबसाइट में मिल जाते हैं, और भी फ्रीलांसर की वेबसाइट में मिल जाते हैं, जहां पर बड़े लेवल के वकील एक छोटी सी $5-10 की फी लेके आपको गाइड करते हैं, प्रॉपरली एग्जीक्यूट करते हैं। तो प्रोफेशनल वकील का भी बाद में हेल्प लीजिए। बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए जब खास करके आप 25-50 लाख, करोड़, 2 करोड़ का ट्रेड कर रहे हो, उससे भी ज्यादा वैल्यू का उसमें कॉन्ट्रैक्ट आपको करना चाहिए, राइट, और आपको ये अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहिए, सो दैट यू कैन कीप इट वेरी सेफ, राइट, सो दैट यू कैन कीप योर पेमेंट वेरी सेफ, राइट।
और सबसे बड़ी दोस्तों बात है कि आपको एक्सपोर्ट में क्रेडिट इंश्योरेंस मिलता है, राइट। तो ये तो ठीक है, लीगल जुरिडिक्शन की बात हो गई, लेकिन आपको क्रेडिट इंश्योरेंस का भी सपोर्ट है इन ऑर्डर टू गेट योर फंड्स। सो दिस मेक्स दिस बिजनेस मोर सिक्योर्ड एज द डोमेस्टिक ट्रेड, राइट। सो और फाइनली दोस्तों, मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता के ये वीडियो कंक्लूड करना चाहूँगा कि खास करके जो भारत देश के सप्लायर हैं, जो उधारी में माल देते हैं और सिक्योरिटी के तौर पे पीडीसी चेक लेते हैं, राइट। वो पीडीसी चेक जब बाउंस होते हैं तो वो कोर्ट में जाते हैं सप्लायर, और सप्लायर को न्याय मिलता है। हो सकता है कि उनको देरी हो, राइट, लेकिन न्याय मिलता है, क्योंकि हम ये लगातार न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि चेक जो है बाउंस हुआ, राइट, और कोर्ट ने उनको जेल किया, राइट, परचेसर को, और उनको काफ़ी बड़ा इंटरेस्ट से अमाउंट रीपे करने के लिए कहा गया और रीपे करना पड़ा। वैसे ही दोस्तों, फॉरेन कंट्री में जब भी हम फॉरेन कोर्ट्स में केस करते हैं तो वो जल्दी ख़त्म होते हैं। बस उसका आपको एक एडवांटेज ये है कि आज की डेट में नॉर्मली डेवलप्ड कंट्रीज़ में 70% तक के कॉमर्शियल केसेस 2 से 3 महीने में ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि आपको तुरंत न्याय मिलता है, ताकि क्या है कि आपके फंड ब्लॉकेज ज़्यादा ना हो, क्योंकि आपका कैपिटल ब्लॉक होना भी आपका लॉस है। 1, 2, 4, 5 साल के बाद आपका पैसा मिले वो भी एक नुकसान है। तो जितना क्विकली रिकवर कर सकते हो इतना अच्छा है। तो ये आपको बड़ा एडवांटेज मिलता है एक्सपोर्ट में, ओवरसीज़ में। और दोस्तों, एक खास चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आपका ड्यू डेट होता है तो केस तुरंत कर ले, ताकि क्या है कि खास करके उनका ट्रैवल बैन हो जाए, राइट। वरना अगर वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री चले गए, जैसे हम देख रहे हैं कि इंडिया से वो लोग फॉरेन भाग जाते हैं, फिर बहुत मुश्किल है। तो जुरिस्डिक्शन अगर वो छोड़ देगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए तुरंत केस कर दो, ताकि एटलीस्ट उसका ट्रैवल बैन हो जाए, वो कहीं भाग ना पाए। फिर जो है आपके लिए गेम कंपैरेटिवली आसान है जीतना। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। Goodbye.